ओके, तो चलो आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मेटलर्जी। चलो, शायद आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला था G इक्वल्स H माइनस टी एस। ओके, फॉर्मूला ये था G इक्वल्स, G मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी, इक्वल्स H माइनस टी एस। अब T मीन्स टेम्परेचर एंड S फॉर एंट्रोपी। सो बोथ कैन बी डिटरमाइंड, मतलब दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको मिल पाएगी, लेकिन एंथैल्पी की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी का फॉर्मूला था U प्लस पीवी। प्रेशर और वॉल्यूम, चलो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाए वो, तो वो यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी U की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती। मतलब कोई सब्सटेंस दिया है आपको, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी, तो वो आपको नहीं पता चलेगी। उसका वॉल्यूम कितना, उसका प्रेशर कितना, तो चलो वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। सिमिलरली उसकी एंट्रोपी कितनी, वो भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। टेम्परेचर, चलो वो तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे U इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती है, दैट्स व्हाई H की नहीं मिलती है। अब H की नहीं मिलती है एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट्स व्हाई इन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ G कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो उसके लिए उसका चेंज हमें मिल पाएगा, और उसका फॉर्मूला है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, एंड दैट इज गिवन टू यू हियर डायरेक्ट। Okay, but before starting this, here we have revised the thermodynamics formula, like G equals H minus Ts, then H equals U plus PV, and why delta is written, that is also known for you now. So some basic concept of the thermodynamics help us in understanding the theory of metallurgy. अब metallurgy में इसका use क्या है? तो चलो, दो रिएक्शन है, एक है A gives B, दूसरी है P gives Q। एक के लिए डेल्टा जी, चलो ये तो पता होगा। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज चेंज्ड। सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज डिक्रीज्ड फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब पता है, जो रिएक्शन अपने आप होती है, मीन्स द रिएक्शन विच इज अकर्ड ऑन इट्स ओन। सो फॉर दैट रिएक्शन डेल्टा जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो, अगर मैं दोनों के लिए, एक के लिए डेल्टा जी मैं लिख रहा हूं सपोज 25 किलो जूल, और दूसरे के लिए लिख रहा हूं मैं 30 किलो जूल, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप नहीं होगी। रिएक्शन विल नॉट बी अकर्ड ऑन इट्स ओन बिकॉज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। तो अगर मैं माइनस लिखूं, देन both of the reactions are spontaneous. So now my question is, which reaction will be more feasible? मतलब ये दोनों रिएक्शन हो रही है, तो फिर दोनों में से किसकी फिजिबिलिटी मतलब होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है बेस्ड ऑन डेल्टा जी वैल्यू। चलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बताइए आप, क्या होगा दोनों में? ये रिएक्शन A gives B, तो उसमें डेल्टा जी जीरो कितना होगा, यहाँ पे दिया है आपको, और P gives Q के लिए भी दिया है। तो दोनों में से कौन सी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? पता है ऐसा कुछ? P gives Q, क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, वो रिएक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ओके, so the value of delta G is more negative, then the feasibility of this reaction will be more. ओके, चलो तो अब ये याद रखो। नेक्स्ट फॉर्मूला, चलो सबको पता होगा, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स माइनस आर टी एल एन के। दिस इज ऑल्सो नोन फॉर यू इन चैप्टर 3 and in earlier standard 11, where K is the equilibrium constant, that is the ratio of reactant product upon reactant, T temperature. A negative delta G implies the positive K value. ओके, ये भी पता होगा। तो चलो, अब इसके हिसाब से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं, चलो तो अब वो देखते हैं कंक्लूजन्स। तो वो क्या है कंक्लूजन्स, ध्यान से देखना। चलो, फर्स्ट कंक्लूजन, व्हेन द डेल्टा जी इज नेगेटिव, so only then the reaction will proceed. As delta S positive, on increasing the temperature, T delta S would increase. Thus,
डेल्टा H will be less than T delta S, that's why delta G will be negative. मतलब कैसे होगा वो यहाँ पे समझाया है. Second, if reactants and products are of two reactions are put together in a system, then net delta G of the two possible reactions is negative. Then the overall reaction will occur, and so the process of the interpretation involves coupling of the two reaction. मतलब यहाँ पे हम दो reaction combine करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी. सेम कैसे पता है कि अगर मैं दो पोटेंशियल्स लिखूं, सपोज E0 Z, दो E0 Z में लिख रहा हूं, एक है -0.5, दूसरा है -0.3 वोल्ट. तो चलो ये ए का पोटेंशियल, ये बी का पोटेंशियल, तो कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा आप कैसे बताएंगे? थिंक अबाउट इट. विच विल बी एनोड एंड विच विल बी कैथोड? जिसका डेल्टा जी मोर, डेल्टा जी लेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा. तो मतलब -0.5 इज लेसर देन -0.3, दैट्स व्हाई ए विल बी एनोड एंड बी विल बी कैथोड. गुड. और फिर आप ये रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ए गिव्स A++ इलेक्ट्रॉन और B++ इलेक्ट्रॉन गिव्स B. ये है ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन. ओके, फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, अनदर इज रिडक्शन. तो ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होती है. गेटिंग द सम ऑफ देयर डेल्टा जी एंड द लुकिंग फॉर इट्स मैग्नीट्यूड एंड साइन. Such coupling is easily understood through the Gibbs energy versus T plots the formation of the oxides. ओके, तो ये रिएक्शन फिर अपने आप होगी. ओके, मतलब अब एक ग्राफ दिया है इन्होंने, देखो कैसा. तो उस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का नाम, जैसे हम ईएमएफ सीरीज बोलते थे ना, उसके जैसे ही. Okay, so this one is known as just a minute, let's go edit here. So this one is called Ellingham diagram. देखो एक्चुअली यहां पे ऐसा है कि G यहां पे डेल्टा G यहां पे 0 है. जस्ट अ मिनट, हाँ, एनोटेशन यहां पे नहीं होता है शायद. ओके, तो अब ये जो डायग्राम है इसका नाम है एलिंगहाम डायग्राम. अगेन इट इज कॉल्ड एलिंगहाम डायग्राम. और यहां पे इस जगह पे 0 है. ओके, वो 0 यहां पे है. एक्चुअली ग्राफ जो भी हम प्लॉट करते हैं तो फिर हम 0 यहां पे इस कॉर्नर पे 0 लेते हैं, ऊपर अपर वैल्यू यहाँ पे डाउन वैल्यू. तो यहाँ पे क्यों ऊपर लिखा है? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव है, देख लो. और ये जो वैल्यू है वो ना माइनस डेल्टा जी की है. माइनस डेल्टा जी मतलब डेल्टा जी विल बी नेगेटिव. तो 0, देन -100, -200, -300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 टिल 1200. ओके, अब ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट क्या करता है वो ध्यान से देखना. इस ग्राफ से आपको पता चलेगा. चलो अभी आपने बताया कि सपोज कोई रिएक्शन के लिए वैल्यू है -400 और दूसरी वैल्यू है -600 या तो फिर -700. चलो ओके, अगेन एक -400 है, दूसरी -700 है डेल्टा जी की वैल्यू. तो दोनों में से कौन सी फिजिबिलिटी, किसकी फिजिबिलिटी ज्यादा है? एक है Fe3O4 प्लस O2 गिव्स 6 Fe2O3 और दूसरी रिएक्शन ये वाली है शायद, यस, 4/3 Cr प्लस O2 गिव्स 2/3 Cr2O3. तो दोनों में से किसकी फिजिबिलिटी ज्यादा होगी? -400 वाली या -700 वाली? कौन सी होगी बोलो? मतलब ये वाली रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये वाली रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगी। मतलब टू गेट द Fe from Fe2O3 दिस रिएक्शन विल बी यूज्ड, मींस इट कैन बी यूज्ड। और यहाँ पे देखो सब जगह पे पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है पता है? आफ्टर दैट मिक्सचर इज इन लिक्विड, मतलब उसके बाद ये जो रिएक्शन मिक्सचर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब पॉइंट्स वो इंडिकेट करते हैं। और ये जो ग्राफ है डेल्टा जी वर्सेस टी टेम्परेचर का ही है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर होगा कभी तो वो मेल्ट होगा ही। तो इस ग्राफ की मदद से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी वाली रिएक्शन की फिजिबिलिटी ज्यादा है, कौन सी वाले की कम। जैसे ये वेब सीरीज में हम क्या बोलते हैं कि कौन सी वाली रिएक्शन कर, मतलब कौन सा वाला एनोड बनेगा, कौन सा वाला कैथोड बनेगा, आप इजीली बोल सकते हैं। ये वेब सीरीज में आप बोल सकते हैं ना, सपोज E08 की डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी है, तो सपोज ये P है और ये Q है, तो विच विल बी एनोड विच विल बी कैथोड, तो आप इजीली बोल सकते हैं जो डाउन वैल्यू होगी वो एनोड होगा, अप वाली वैल्यू कैथोड होगी। तो आप इजीली आप फिर बता सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो इसके हिसाब से आपको इजीली ये पता चल जाएगा। तो अब देखो टेक्स्ट बुक में, तो एलिंघम डायग्राम एक्चुअली यहाँ पे येलो पेज में दिया है, ओके, एंड देयर इज नो नीड टू लर्न, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जो जरूरत थी, जरूरत के हिसाब से मैंने समझा दिया। क्यों? क्योंकि आगे थ्योरी आएगी। अब देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने समझाने का ट्राई किया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म देन ऑक्साइड व्हेन द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, उसमें से मेटल फॉर्म होगी, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टू प्रोवाइड द डेल्टा जी जीरो नेगेटिव, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी बढ़ाता है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव करता है, एंड लार्ज इनफ टू मेक द सम डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो एक सिंपल रिएक्शन दी है, MXO gives XM प्लस हाफ O2, तो सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड कोई भी होगा, तो ये वाली रिएक्शन होगी। तो डेल्टा जी, चलो अगर M सॉलिड वो MXO में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, फिर कार्बन प्लस O2 गिव्स CO एंड CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, तो इन दोनों के लिए डेल्टा जी लिखा है। फिर हमने यहाँ पे हाफ C प्लस हाफ O2 गिव्स हाफ CO2, देख लो, तो ये वाली रिएक्शन लिखी है। और फिर तीनों इक्वेशन का सम किया है, तो ये जो सम है ना, दिस सम मस्ट बी नेगेटिव, तो ये सम हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए, इन तीनों का सम। तो मतलब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल फॉर द मेटलर्जी, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कौन सी मेटल हम यूज कर सकते हैं, तो वो सब सिंपली एलिंघम डायग्राम से हम इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब उसका वो डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब करते क्या है कि जो भी इक्वेशंस लिखते हैं हम उनका सम किया जाता है, और तीनों के लिए डेल्टा जी एग्रीगेट फाइंड आउट करता है। तो एग्रीगेट नेगेटिव होना चाहिए तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होगी। हम क्या बोलते थे उसमें, E0 सेल आप जो भी फाइंड आउट करते हो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। याद आया, हमने पहले ऐसे बताते थे कि E0 सेल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होगी तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एनोड माना है वो इन एक्चुअल कैथोड है, और जो कैथोड हमने मान लिया है वो एक्चुअल एनोड है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे कि तीनों का सम अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होगी। This reaction describe the actual reduction of the metal oxide MXO that we want to accomplish, and the delta G0 values for these reactions in the general can be obtained by the similar subtraction of the corresponding delta G0 values. तो इससे क्या होगा, डेल्टा जी जनरली नेगेटिव होगा, एंड देन आफ्टर वो ओवरऑल सम हम देखते हैं कि कितना वोल्टेज चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट, so as we said, heating favors the negative delta G value, क्योंकि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब वो जो फॉर्मूला था ना, जस्ट मिनट, डेल्टा जी, ये वाला एक फॉर्मूला था, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, इफ product of T and delta S is greater than delta H, then after we will get the negative sign. तो इन दोनों का डिफरेंस तभी नेगेटिव आएगा। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या है वो तो पता है ना, मेजरमेंट ऑफ
रैंडमनेस, तो रैंडमनेस बढ़ेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ेगी, तो T डेल्टा इज दिस प्रोडक्ट विल इंक्रीज देन डेल्टा H and then after delta G is negative. Okay, so therefore the temperature is chosen such that the sum of delta G0 in any two combined redox reaction must be negative, and in delta G0 versus T plots this is indicated by the point of intersection of the two curves. मतलब दो लाइन अगर आप मिलती है तो दोनों में बीच में एक पॉइंट आएगा जिससे ये पता चलेगा कि वो यहाँ पे ये जो मेटल है वो रिएक्शन मिक्सचर है वो मेल्ट हो गया. After that point, delta G0 value becomes more negative for the combined process, including the reduction of MXO, and the difference in the two delta G0 values after that point determines the whether reductions of the oxide of the upper line is feasible. मतलब जो ऊपर वाली रिएक्शन होगी वो फिजिबल नहीं होगी, नीचे वाली रिवर्स होगी तो ऊपर वाली रिएक्शन होगी. मतलब कोई भी दो रिएक्शन अगर दी है तो फिर जो ऊपर जाती है वो रिएक्शन मतलब डेल्टा जी वैल्यू जितनी नेगेटिव जाएगी वो वाली फिजिबल होगी. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल 6.123 अपने आप कर लेना, इजी है. चलो अब यहां से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं. तो फिर आज के लिए मेन ये एक थ्योरी, फिर बाद में एलिंगहाम का ये यूज आएगा, तब तक आप वो लर्न कर दो. हमने जो भी करवाई वो थ्योरी. इसके बाद आगे हम प्यूरिफिकेशन पार्ट में एक और थ्योरी ले लेते हैं जिसका नाम है वेपर फेज रिफाइनिंग. ओके, प्रीवियस लेक्चर में जोन रिफाइनिंग पढ़ा, नाउ वेपर फेज रिफाइनिंग. चलो, तो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होगा वो भी हम देखते हैं. वेपर फेज रिफाइनिंग में दो प्रिंसिपल का ख्याल रखा जाता है. फर्स्ट, metal should form a volatile compound with an available reagent, and the volatile compound should be easily decomposable so that the recovery is easy. मतलब पहले तो जो भी मेटल है जिसका भी हमें प्योरिफिकेशन करना है उसमें से वॉलेटाइल कंपाउंड मिलना चाहिए. ओके, वॉलेटाइल कंपाउंड मिलना चाहिए इसमें से. नेक्स्ट थिंग, और फिर वॉलेटाइल कंपाउंड में से इजीली मेटल फॉर्म होनी चाहिए. तो इसके लिए टोटल दो मेथड्स है. फर्स्ट है मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस एंड सेकेंड वैन आर्किल प्रोसेस. तो दो मेथड्स यहां पे दी है. फर्स्ट इज मॉन्ड प्रोसेस एंड दिस process is used to refine the nickel metal from impure one. And one Argyll process, this method is for the refining of zirconium and titanium. दोनों में लॉजिक एक ही है कि पहले हम वॉलेटाइल कंपाउंड बनाएंगे और फिर वॉलेटाइल कंपाउंड को अलग करेंगे डिस्टिलेशन या कोई भी मेथड से, और फिर उसमें से हम मेटल. तो यहाँ पे देखो इसलिए दो प्रिंसिपल लिखे हैं. तो पहले तो वॉलेटाइल कंपाउंड बनना चाहिए एंड सेकेंड वॉलेटाइल कंपाउंड इजिली डिकम्पोजेबल होना चाहिए. अगर वो डिकम्पोज नहीं होता है तो फिर हमारे लिए मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है. तो निकल में ऐसा है कि सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड्स के प्रेजेंस में निकल को हीट करो, इम्प्योर निकल को, कैसे 330 to 350 केल्विन टेम्परेचर में, जिससे क्या होगा कि NiCO4 मिलेगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल. इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड and this carbonyl is subjected to the higher temperature. कितना? only 100 डिग्री ज्यादा, 450 to 470. तो जिससे क्या होगा, ये जो NiCO4 है वो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. सिंपल. फर्स्ट है मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस, तो उसका ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड वन ओके, सेकेंड है वैन आर्किल प्रोसेस. तो उसमें क्या करते हैं हम, जिरकोनियम उसकी हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जिससे आपको मिलेगा ZrI4. और ये जो जिरकोनियम आयोडाइड है ये कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड.
उसको अलग करो इम्प्योरिटी से, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ सिरकोनियम के साथ ही करेगा। और फिर इसको एक बार हमने प्योर कर दिया, फिर सिंपली इसको हीट करो जैसे, जिससे हमें सिरकोनियम और आयोडीन मिल जाएगा, खत्म बात। सिमिलरली टिटेनियम की यही रिएक्शन होगी, ZR की जगह पे TI लिख दो, TI लिख दो। तो इस मेथड से आपको, मतलब दोनों में प्रिंसिपल एक ही है कि वॉलेटाइल लिक्विड बनाओ, उसमें से फिर मेटल इजीली मिलनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, देख लो रिएक्शन। ओके, ZR plus 2I2 gives ZrI4 and ZrI4 gives ZR plus I2। ओके, चलो ये अपना लिमिटेशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम ले रहे हैं यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। उसका एक पार्ट हो चुका है, कौन सा, बॉक्साइट में से एल्यूमिना। तो अब बारी आती है एल्यूमिनियम की प्रिपरेशन की। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो एल्यूमिनियम प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है हॉल हेराल्ट प्रोसेस। अगेन नेम ऑफ द प्रोसेस इज हॉल हेराल्ट प्रोसेस, ये लिखा देख लो। ओके, हॉल हेराल्ट प्रोसेस। तो एक लेवल आपने इसका पढ़ लिया है, कौन सा, कि जनरली एल्यूमिनियम में हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए पहले Al2O3 प्योर स्टेट में लाओ, तो वो बॉक्साइट में से हमने कन्वर्ट किया था बाय बियर्स प्रोसेस। अब ये जो प्योर Al2O3 है, चलो तो उसका हम ऐसा सोचते हैं कि इसका एक्वियस सोल्यूशन लेते हैं। तो अगर इसके एक्वियस सोल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो प्रॉब्लम क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू Al3 प्लस रिडक्शन ऑफ वाटर विल बी मोर फिजिबल, मतलब वाटर का ही होगा। मतलब अगर हमने Al3 प्लस एक्वियस लिया है तो फिर इसका रिडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वाटर का ही होगा। तो मतलब ये तो हम एक्वियस सोल्यूशन तो नहीं ले सकते। दूसरी चीज, इसको मेल्ट करो, उसका मोल्टन स्टेट बनाओ, तो लेकिन Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 2045 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना हाई टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं, और वो कॉस्टली भी पड़ता है। तो फिर इसके लिए साइंटिस्ट हॉल एंड हेराल्ट, फ्रेंचमैन हॉल एंड पॉल फ्रेंचमैन हॉल एंड हेराल्ट, दोनों साइंटिस्ट, दोनों की एज रिस्पेक्टिवली 22 एंड 23 थी। इतनी कम उम्रों में इन्होंने ये फाइंड आउट की थी मेथड कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो जस्ट ऐसा करो, इसमें Na3AlF6, this compound is known as cryolite, or CF2 fluorspar. These two compounds, any one of them is added, is mixed with Al2O3, so this mixture has the melting point so much less, about less than 1000. Okay, so these compounds are used as a flux to get the lower melting point. Okay, so this the fused matrix is electrolyzed. अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया, तो यहाँ पे याद रखो, ये पूरी जो स्टील बॉडी है, मतलब ये जो वेसल है वो स्टील की है, और उसके अंदर इनर पार्ट पे जनरली कार्बन उसका लेयर बना दिया है। ओके, यहाँ पे देख लो कॉपर क्लैंप है, जो क्लैंप अगर हम खुलेंगे यहाँ पे तो इससे क्या होगा, ये सब कॉपर क्लैंप्स बाहर निकल सकते हैं। क्यों फिक्स क्यों नहीं रखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो कार्बन एनोड है उनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। एज अ कैथोड कार्बन इज यूज, दोनों में कार्बन ही यूज होता है, और सिंपल रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज 2Al2O3 प्लस 3C gives 4Al। तो यहाँ पे इस मेथड से आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। So the process of the electrolysis is widely known as the Hall-Héroult process, and the electrolysis of the molten mass, molten अभी समझाया ना मैंने, मेल्टिंग पॉइंट तो लो हो गया। क्यों हमने एक्वियस नहीं यूज किया, क्योंकि Al3 प्लस एक्वियस का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट में वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा। So that this molten mass is carried out is in an electrolytic cell using the carbon electrodes,
and the oxygen liberated at anode reacts with the carbon of anode, producing carbon monoxide and carbon dioxide. तो यहाँ पे दोनों मिलेंगे. This way, for each kilogram of the aluminium produced, about 0.5 kilogram of carbon anode is burnt away. And the electrolytic reaction is, तो देख लो ये रिएक्शन होगी और एनोड पे दो रिएक्शन होती है. अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, और ज्यादा अमाउंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सिंपल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये स्टेटमेंट याद रखो. इफ वी गेट 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एट दैट टाइम 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एनोड इज बर्nt away. ओके, सो दिस रिएक्शन इज अकर्ड. नेक्स्ट, अब यहां पे ये प्रोसेस अपनी कंप्लीट हुई, हॉल हेराउट प्रोसेस. नेक्स्ट, इसके बाद कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड. अगर लो ग्रेड मतलब अगर कॉपर, तो जनरली वो स्क्रैप में से मिलता है. तो वो कैसे मिलता है? तो सिंपल, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड by the hydrometallurgy from low grade ores and it is leached out using the acid or bacteria. और उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस जो पास करते हैं जिससे क्या होगा, वो H+ में कन्वर्ट होंगे और Cu2+ का रिडक्शन होकर हमें Cu सॉलिड मिलेगा. सो सिंपल रिएक्शन इज गिवन टू यू. नाउ अब आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड. अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड मतलब ये तो अपनी रेडॉक्स रिएक्शन है. ओके, रेडॉक्स रिएक्शन है. तो याद करो NaCl एक्वियस, और वो हम कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लेते हैं. अगर हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो याद करो एनोड पे क्या मिलता था. तो एनोड पे एक्चुअली रिएक्शन होनी चाहिए Cl- की, तो वो होगी Cl- की Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे Na+ की होनी चाहिए. बट विथ रिस्पेक्ट टू Na+ एक्वियस reduction of water is more feasible. That's why we are getting 2H2O plus 2 electrons gives H2 plus 2OH minus, and thus we are getting hydrogen and chlorine gas. चलो, इन सोल्यूशन क्या होगा तो पता होगा आपको. रिएक्शन किसकी होनी चाहिए? Na+. कितने? 2. But at cathode water is reduced and during the process which ions are obtained? That is 2OH minus. ओके, जिससे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे NaOH मिलेगा. क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा. अब देखो, इन दोनों इक्वेशन का अगर हमने सम किया ना तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा. देख लो, आप ट्राई कर सकते हैं. टू सी इलेक्ट्रॉन्स कट, रिमेनिंग्स आर एडेड. यहाँ पे 3 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म, तो देख लो वही दे दी है. ओके, सो दिस इज द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, अब जनरली मेटल चाहिए तो रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है, और नॉन मेटल्स चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल है. ये याद रखना है आपको. देखो यहाँ पे क्लोरीन मिलता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल. चलो, ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी उसकी डेल्टा जी वैल्यू कितनी है? +422 किलो जूल है. व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू E0 यूजिंग दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग -2.2 वोल्ट. मतलब नेगेटिव साइड का मतलब क्या है कि हमें अगर ये रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए 2.2 से ज्यादा वोल्टेज चाहिए. 2.2 अगर हम डायरेक्टली लेते हैं तो फिर उस टाइप पे रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ डेल्टा जी 0 का मतलब क्या है? रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. दैट्स व्हाई we want more external EMF than 2.2 volt, but the electrolysis requires an excess potential to overcome the some other hindering reactions. Thus Cl2 is obtained by the electrolysis, giving out the H2 and the aqueous NaOH as byproducts, and electrolysis of molten NaCl is also carried out, but in that case सोडियम इज प्रोड्यूस्ड एंड NaOH नहीं मिलता. लेकिन हमने जब मोल्टन लिया तो यहाँ पे NaOH नहीं मिलेगा, सोडियम ही आपको मिलेगा. सिंपल, पता है ये तो. मतलब ये टॉपिक अपना रिवीजन ही था. अब लीचिंग में जो हमने बी टॉपिक पढ़ा था यहाँ पे वही एग्जांपल करके दिया है. हमने अगर लीचिंग में वो पढ़ा था यहाँ पे M लिख दिया था, पता हो तो आपको. ओके, तो यही इक्वेशन यहाँ पे दे दिया है, देख लो. यहाँ पे M लिखता था. ओके, जिंक तो यूज होगा ही. ओके,
तो वही रिएक्शन यहाँ पे दी है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे जो Au सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा पहले आयन में, मतलब ऑक्सीडेशन, एंड देन दैट आयन इज कन्वर्टेड इनटू Au, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो जिंक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो अब देख लो हॉल हेराल्ड प्रोसेस से अपना यहां तक कंप्लीट हो गया, ये मॉन्ड कार्बोनिल। ओके, तो चलो, तो आज का जो कोटा था वो अपना कंप्लीट हुआ। ओके, ये थ्योरीज अच्छी तरह से लर्न करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।